गरीब बहू को मिला अंडर वाटर में मिलेनियर ससुराल। गर्मी की तपती दोपहरी में श्रद्धा के घर के चूल्हे से धुआं निकल रहा है। श्रद्धा और उसके माँ पसीने से तरबतर है। पास ही रोहन और पिंकी गत्ते से हवा कर रहे हैं। बेटा श्रद्धा, अब बस आखिरी मुट्ठी आटा बचा है। माँ तुम परेशान मत हो, शाम को बाबा पैसे लेकर आएंगे ना, उससे राशन आ जाएगा। दीदी, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं, सुबह से सिर्फ पानी पिया है। हाँ दीदी, बहुत तेज गर्मी लग रही है, मटके का पानी भी उबल गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा रुक जाओ। माँ जो आटा है उसकी रोटियां तुम इन दोनों को खिला दो। और तेरे बाबा, तू खुद भी तो सुबह से भूखी है बेटा। हम माँ बेटी पानी पीकर सो जाएंगे। माँ, बाबा के हिस्से की रोटी अलग रख देना, वो थक कर आएंगे। तभी अचानक बाहर शोर मचता है। 4 मजदूर श्रद्धा के पिता रमेश को लहूलुहान हालत में उठाकर घर के अंदर लाते हैं। उनके हाथ पैर पर पट्टियां और प्लास्टर बंधा है। अरे सुनीता भाभी, खसब हो गया। रमेश भाई साइट पर काम करते करते गिर गए। हे भगवान, मेरे सुहाग को क्या हुआ? चिलचिलाती धूप में चक्कर आ गया था इन्हें। पहली मंजिल से सीधे नीचे गिरे। सरकारी अस्पताल से पट्टी करवा कर लाए हैं। सुनीता, अरे पैरों में बहुत दर्द है। डॉक्टर ने कहा है कि 3 महीने बिस्तर से हिल भी नहीं सकता। बाबा, बाबा आपको क्या हो गया? बाबा, बाबा आपको क्या हो गया? हे नारायण, अब इस घर का क्या होगा? दवाइयों के पैसे कहाँ से आएंगे? हम सब तो भूखे मर जाएंगे। माँ चुप हो जाओ, बाबा को चोट लगी है, हिम्मत मत हारो। बेटी, मैं इस घर का बोझ बन गया हूँ। तुम सबका पेट कैसे भरेगा? बाबा, आप इस घर के भगवान हो, बोझ नहीं। जब तक आपकी ये बेटी जिंदा है तब तक आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, तू क्या करेगी? तू इतनी छोटी है। माँ, तुम बस बाबा को संभालो, मैं बाहर जा रही हूँ। कोई ना कोई काम तो ढूंढ ही लूंगी, मैं हूँ ना। शहर की गलियां और फिर समंदर का किनारा। श्रद्धा दोपहर से रात के 8 बजे तक लगातार धूप में भटक रही थी। लोग उसे दुत्कार रहे हैं। भूखे पेट और सूजी हुई आंखों के साथ श्रद्धा थक हार कर समंदर के किनारे पहुंची। कहीं झाड़ू पोछे का काम नहीं मिला। भगवान, अब मैं घर क्या लेकर जाऊंगी? अरे महेश, जल्दी आ चला। शाम का कूड़ा आने से पहले बीच साफ हो जाना चाहिए। साहब नमस्ते, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? बहुत जरूरत है। तू? अरे इतनी दुबली पतली लड़की, यहाँ समंदर का गंदा कचरा, प्लास्टिक और सड़ी चीजें उठानी पड़ती हैं। कर पाएगी? हाँ साहब, मैं सब कर लूंगी। मेरे बाबा अस्पताल में हैं, घर में सब भूखे हैं, प्लीज मना मत करना। देखो, दिन के 4 घंटे की शिफ्ट होगी, 100 रुपए रोज मिलेंगे। मंजूर है? बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं अभी से काम पर लगती हूँ। श्रद्धा जी जान से कचरा साफ करने लगती है। पहले दिन के 100 रुपए लेकर वो घर आती है। रोहन और पिंकी पसीने से भीगे हुए जमीन पर लेटे हैं। सुनीता चूल्हे के पास बैठी खांस रही है। घर में भयंकर उमस है और मच्छर भिनभिना रहे हैं। उफ, माँ, ये गर्मी जान ले लेगी। हाथ का पंखा चलते चलते मेरी उंगलियां सूज गई हैं। रोहन, मटके का पानी भी खत्म हो गया है और जो बचा है वो उबल रहा है। पेट में चूहे मरोड़ मार रहे हैं। माँ थोड़ा धीरज रखो मेरे बच्चों। श्रद्धा अपनी पहली नौकरी पर गई है, शाम को पैसे लेकर आएगी तब चूल्हा जलेगा। मेरी किस्मत फूटी थी जो इस उम्र में लाचार होकर बच्चों को भूखा देख रहा हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। रात के 8 बज जाते हैं। अंधेरा छा चुका है। तभी श्रद्धा थककर चूर, चेहरे पर काले और हाथों में राशन की एक छोटी सी थैली लिए घर में कदम रखती है। दीदी आ गई। दीदी, तुम हमारे लिए क्या लाई हो? देखो, थोड़ा सा आटा, थोड़ी सी दाल और आलू लाई हूँ। आज मेरी पहली तनख्वाह के पूरे 100 रुपए मिले हैं साहब से। मेरी बहादुर बेटी, दिन भर कितनी मेहनत की होगी। मैं अभी रोटी बनाती हूँ। रात के 10 बजे चूल्हा जलता है। थोड़ा सा खाना बनता है। सब आधा पेट खाना खाते हैं और घर में लाइट भी नहीं है। उमस इतनी है कि दीवारें तप रही हैं और मच्छरों का झुंड पूरे परिवार पर टूट पड़ता है। दीदी, ये मच्छर बहुत काट रहे हैं, गर्मी से नींद भी नहीं आ रही। हाथ भी थक गया दीदी, अब और हवा नहीं होती। चारों तरफ सिर्फ मच्छर और उमस है। रोहन, पिंकी, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं तुम दोनों को हवा करती हूँ। बेटा, तू दिन भर की थकी है, तू सो जा, मैं हवा करती हूँ। नहीं माँ, तुम बाबा के पास सो जाओ, उन्हें दर्द है। मैं जाग रही हूँ, कल मुझे और मेहनत करनी होगी। बाबा की दवाई के लिए ज्यादा पैसे कमाने ही होंगे। अगले दिन से रोजाना श्रद्धा समंदर के किनारे जाने लगती है और 4 दिन बाद लाचार होकर दवाइयों के लिए श्रद्धा फिर मैनेजर के पास जाती है। साहब, बाबा की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे थोड़े और पैसों की जरूरत है, क्या कोई और काम है?
देखो श्रद्धा, एक और शिफ्ट है, शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक, लेकिन शाम 6 बजे बाकी सारे मजदूर घर चले जाते हैं। इसके बाद तुझे अकेले सुनसान किनारे पर काम करना होगा। डर तो नहीं जाएगी ना? नहीं साहब, मुझे डर नहीं लगता, और अगर 4 घंटे और काम करने के 100 रुपए और मिलेंगे तो मैं अकेली ही काम करूंगी। रात के करीब 7:45 का टाइम है। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है। सिर्फ समंदर की लहरों की आवाज आ रही है। श्रद्धा अकेले टॉर्च लेकर प्लास्टिक की बोतलें उठा रही है। अचानक एक बड़ी लहर के साथ एक युवक का शरीर किनारे पर आकर लगता है। हे भगवान, ये कौन है यहाँ पानी में? श्रद्धा दौड़कर युवक के पास जाती है। उसके महंगे कपड़े फटे हुए हैं। वो उसकी नब्ज चेक करती है। इसकी सांसें तो चल रही हैं, पर बहुत कमजोर है। इसकी छाती में पानी भर गया है। कोई है? बचाओ! कोई मदद करो! दूर दूर तक कोई नहीं मिलता। तभी श्रद्धा की नजर अपनी कचरा ढोने वाली लकड़ी की हाथ गाड़ी पर पड़ती है। नहीं श्रद्धा, घबरा मत। अगर इसे यहीं छोड़ दिया तो ये मर जाएगा। अस्पताल ले जाने के पैसे तो है नहीं, इसे घर ही ले जाना होगा। श्रद्धा अपनी पूरी ताकत लगाती है। रोते और हाँफते हुए वो विवान के भारी शरीर को घसीटकर कचरे वाली गाड़ी में डालती है और उसे लेकर अपने घर की तरफ भागने लगती है। रात के सन्नाटे में श्रद्धा हाँफती हुई उस अनजान युवक को कचरे वाली गाड़ी में डालकर घर लाती है। युवक को देखते ही पूरा परिवार हैरान हो जाता है। हे भगवान, श्रद्धा ये लहूलुहान हालत में है, किसको उठा लाई? पुलिस का चक्कर हुआ तो हम गरीब कहाँ जाएंगे? माँ, पुलिस की बात छोड़ो, ये समुद्र की लहरों में मर रहा था। अगर मैं ना बचाती तो ये जिंदा नहीं बचता। बेटा, इसके फेफड़ों में पानी भरा है। सुनीता, जल्दी करो, इसकी छाती दबाकर पानी बाहर निकालो। सुनीता और श्रद्धा मिलकर विवान की छाती दबाती हैं। विवान के मुंह से काफी सारा समंदर का पानी बाहर निकलता है। श्रद्धा अपने बाबा के पुराने सूखे कपड़े विवान को पहनाती है। दीदी, इसका शरीर तो बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया है। इसे बहुत तेज बुखार है। दीदी, घर में तो ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं है, हम क्या करें? रोहन, पिंकी, खटिया को घसीट कर चूल्हे के पास लाओ। चूल्हे की आग से इसे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। माँ, तुम इसके पैर मलो। पूरी रात श्रद्धा सोती नहीं है। वो विवान के सिर पर गीली पट्टियां रखती है। अब से श्रद्धा सुबह 4 घंटे और शाम 4 घंटे कचरा साफ करती है। धूप में उसकी त्वचा झुलस जाती है, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। मिलने वाले पैसों से वो पहले पिता और विवान की दवाई खरीदती है, फिर समंदर से ताजी मछली लाकर उसका सूप बनाती है। पी लो, थोड़ा सा पी लो, भगवान के लिए ठीक हो जाओ। मेरी 4 दिन की पूरी कमाई तुम्हारी दवाइयों और इस सूप में लग गई। ये कैसी जगह है? कौन है ये लड़की? इसने मुझे बचाया। ये 5वें दिन की सुबह विवान को पूरी तरह होश आता है। वो आंखें खोलता है और फटी हुई छत और गरीबी देखकर चौंक जाता है। माँ, बाबा, देखो इन्हें होश आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, तुम ठीक तो हो? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा सिर। मैं कौन हूँ? आप लोग कौन है? ये कैसी जगह है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे डरो मत बेटा, तुम समंदर में बह कर आ गए थे। मेरी बेटी श्रद्धा ने तुम्हें बचाया है। जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम हमारे साथ यहीं रह सकते हो। श्रद्धा, तुमने मेरी जान बचाई? हाँ, तुम अब बिल्कुल सुरक्षित हो। बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो। भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए सूखी रोटी और नमक लाती हूँ। आज राशन में बस यही है। खुद भूखी है, पूरा घर संकट में है, फिर भी एक अनजान शख्स के लिए इस लड़की के दिल में कितनी दया है। तुम सच में कमाल हो श्रद्धा। विवान को अपने नाम के अलावा कुछ याद नहीं था, लेकिन एक दिन विवान चुपके से अपनी सेंसर मशीन पर कुछ बटन दबा रहा है। बस थोड़ा सा सर्किट और। हाँ, ये चालू हो गई। विवान जी, आपके हाथ में ये क्या अजीब सी मशीन है? आप इसमें क्या कर रहे हो और ये कहाँ से आई? मुझे नहीं पता श्रद्धा, ये मेरे फटे हुए कपड़ों की जेब में थी। बस ऐसे ही कुछ दबा रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा दिमाग पर जोर मत दो। दोपहर का खाना खा लो, मैं पानी लेकर आती हूँ। विवान मन ही मन श्रद्धा की सादगी पर फिदा हो जाता है। रात के 12 बजे जब श्रद्धा, उसकी माँ, बाबा और छोटे भाई बहन गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विवान मौका देखकर चुपके से खटिया से उठता है। शुक्रिया श्रद्धा, तुमने और तुम्हारे परिवार ने मेरी जान बचाई, पर मेरा जाना जरूरी है। मैं जल्द लौटूंगा। विवान चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और सीधे समंदर के पानी में कूद जाता है। वो तैरते हुए गहरे पानी के नीचे जाता है। समंदर की गहराइयों में एक बहुत बड़ा राजमहल दिखता है, जिसकी सारी दीवारें बुलेट प्रूफ कांच की हैं। बाहर नीले पानी में शार्क, रंग बिरंगी मछलियां और कछुए तैर रहे हैं। महल के बाहर एक प्राइवेट सबमरीन और एक हाईटेक हेलीकॉप्टर खड़ा है।
अंदर चमचमाती गाड़ियां हैं और रोबोट्स घूम रहे हैं। मॉम, डैड, मैं वापस आ गया। विवान, मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी सबमरीन क्रैश हो गई थी, हम सब कितना डर गए थे। भगवान का शुक्र है विवान, तुम इतने दिन कहाँ थे और तुमने ये कैसे फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं? डैड, मेरी जान ऊपर तट पर रहने वाली एक बहुत ही गरीब लड़की श्रद्धा ने बचाई है। उसने खुद भूखे रहकर अपनी 4 दिन की मजदूरी के पैसों से मेरा इलाज किया है, मुझे सूप पिलाया है। सच में? इस दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं? हाँ मॉम, और मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी श्रद्धा से। बेटा, भावनाएं अपनी जगह है, पर हम अपनी इतनी जल्दी किसी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारा इतना बड़ा अंडर वाटर साम्राज्य है, दुनिया में हमारे कई दुश्मन हैं। अगर उस लड़की को हमारी इस राज का पता चल गया तो? पराग, विवान बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम लोग तो अब जान रहे हो, मैं पिछले 4 दिनों से अपनी इस दूरबीन से उस लड़की को देख रही हूँ। दादी जी, आपने देखा उसे? हाँ, वो लड़की सिर्फ इंसानों से नहीं, समुद्र के जीवों से भी उतना ही प्यार करती है। वो प्लास्टिक में फंसे कछुओं और मछलियों को बचाकर साफ पानी में छोड़ती है, जिसके दिल में बेजुबानों के लिए इतनी दया है। वो हमें कभी धोखा नहीं देगी। वो हमारे घर की बहू बनने के ही लायक है। अरे थैंक यू दादी। तो डैड, अब हम उनके घर शादी का रिश्ता लेकर चलेंगे, लेकिन हाँ, हम अपनी इस रईसी और अंडर वाटर महल का राज शादी होने तक उसे छुपा कर रखेंगे। तो क्या हम फिर से अपने उसी गरीबी वाले लुक में ऊपर जाकर रहेंगे? हाँ, क्योंकि हमें अभी उसे परखना भी है। हाँ, तो चलो अपना बोरिया बिस्तर समेटो और चलो साधारण इंसानों की दुनिया में वापस। दरअसल विवान का परिवार दुनिया की नजरों से बचने के लिए समंदर तट के पास एक बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय घर में बिल्कुल गरीबों की तरह रह रहा था। उन्होंने आम इंसानों जैसे कपड़े पहने हुए थे। विवान के लौटने के बाद वो श्रद्धा के घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करते हैं। पराग जी, विवान ने जो कहा वो ठीक है। हम ऊपर तो हमेशा साधारण बनकर रहे ही हैं, ताकि हमारे दुश्मनों को भनक ना लगे। श्रद्धा के सामने भी हम इसी रूप में जाएंगे। हाँ प्रियांगिनी, कोई दिखावा नहीं होगा। जब शादी के बाद बहू हमारे घर आ जाएगी और हमें उसकी वफादारी पर पूरा यकीन हो जाएगा, राज तभी खुलेगा। चलो रमेश जी के घर चलते हैं। विवान अपने माता पिता और दादी के साथ श्रद्धा के घर पहुंचता है। विवान को सही सलामत और उसके परिवार के साथ देखकर श्रद्धा का पूरा परिवार हैरान और खुश हो जाता है। विवान जी, आप ठीक है? और ये कौन है? हाँ श्रद्धा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे माता पिता हैं और ये मेरी दादी माँ है और ये मेरी बहन। उस दिन मेरी याददाश्त चली गई थी, पर कल रात मुझे सब याद आ गया और मैं अपने इस पास वाले घर पहुंच गया। रमेश जी, आपके परिवार ने और आपकी बेटी श्रद्धा ने हमारे इकलौते बेटे की जान बचाई है। हम इस एहसान का बदला तो नहीं चुका सकते, पर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। साहब, आप लोग भले ही साधारण घर से हैं, पर हम तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। मेरे पैर टूटे हैं, घर में दाने दाने की किल्लत है। मैं तो शादी का खर्चा भी नहीं उठा पाऊंगा। अरे रमेश, हमें कोई ताम झाम या दहेज नहीं चाहिए। हमें तो बस ये साक्षात लक्ष्मी जैसी बेटी चाहिए। हम बेहद सादगी से मंदिर में शादी करेंगे। पराग बाबूजी, माँ, मेरी एक शर्त है। अगर आप मानेंगे तभी मैं इस शादी के लिए हाँ कहूंगी। श्रद्धा, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बुजुर्गों के सामने शर्त रख रही है। माँ रुकिए। श्रद्धा बोलो, तुम्हारी क्या शर्त है? शादी के बाद भी मैं अपने माता पिता और भाई बहनों की मदद के लिए समुद्र तट पर कचरा साफ करने की अपनी ये नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपनी मेहनत की कमाई से अपने भाई बहनों को पढ़ाना है और बाबा का इलाज कराना है। श्रद्धा की ये निस्वार्थ बात सुनकर दादी पद्मिनी जी और विवान के माता पिता के दिलों में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ जाती है। अरे मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है श्रद्धा, तुम्हारी इस नेक दिली ने मेरा दिल जीत लिया। समुद्र किनारे एक छोटे से मंदिर में बिना किसी शोर शराबे और दिखावे के एक छोटे से मंदिर में विवान और श्रद्धा फेरे लेते हैं। विवान श्रद्धा की मांग में सिंदूर भरता है और वो पति पत्नी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा जादुई और आलीशान अंडर वाटर ससुराल मिले तो क्या आप धरती की दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए पानी के नीचे रहने को तैयार होंगे? कमेंट में बताना जरूर। खैर, विवान और श्रद्धा की शादी हो जाती है। सदा सुहागन रहो बेटी, भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। सदा सुहागन रहो बेटी, भगवान तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे। अब वक्त आ गया है श्रद्धा, तुम्हें इस दुनिया में ले जाने का, जिसकी तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। मंदिर में शादी संपन्न होने के बाद विदाई की बेला आती है। विवान श्रद्धा का हाथ थामकर समंदर के किनारे खड़ी एक बेहद आधुनिक और विशाल पनडुब्बी के पास लेकर आता है। विवान जी, हम ये कहाँ आ गए? हमें तो आपके घर जाना था ना। ये इतना बड़ा जहाज यहाँ क्यों खड़ा है? श्रद्धा, हमारे घर जाने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। डैड ने कहा था ना कि घर जाने से पहले हम समंदर के रास्ते कुल देवी के दर्शन करने चलेंगे। चलो अंदर आओ।
जैसे ही सबमरीन का भारी स्टील का दरवाजा लॉक होता है, सबमरीन धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में उतरने लगती है। खिड़की के बाहर पानी का दबाव और अंधेरा देखकर श्रद्धा बुरी तरह से डर जाती है। विवान जी बचाओ, ये जहाज तो पानी के नीचे डूब रहा है। आप लोग कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बाबा, माँ, बचाओ, हम सब मर जाएंगे। श्रद्धा शांत हो जाओ, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये लो, इस मशीन को बस अपनी नाक के पास लगा लो, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। श्रद्धा रोते रोते उस सेंसर मशीन को अपनी नाक के पास लगाती है, लेकिन डर की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब श्रद्धा की आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को एक बहुत बड़ी चमचमाते हुए हॉल में पाती है। वहाँ की दीवारें कांच की हैं, जिसके पार नीले पानी में व्हेल और रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। घर के सारे लोग साधारण कपड़े बदलकर हीरों और कीमती सिल्क के कपड़ों में उसके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? क्या हम सब समुद्र में डूबकर मर गए? क्या ये स्वर्ग है? भाभी, हम मरे नहीं हैं, बिल्कुल जिंदा हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतने महंगे कपड़े और हीरे कहाँ से आए? आप लोग तो साधारण घर में रहते थे ना। विवान जी सच बताओ, क्या आप लोगों ने किसी बड़े अमीर के घर डाका डाला है? क्या समुद्र में कोई छुपा हुआ खजाना चोरी किया है? शांत श्रद्धा, शांत। इतने सारे सवाल एक साथ? हमने कोई चोरी या डाका नहीं डाला है। हाँ बहू, विवान ठीक कह रहा है। तुम किसी चोर डाकू के घर नहीं आई हो। तुम इस वक्त अपने असली घर में हो, जो कोई फटीचर घर नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे बसा अंडर वाटर मिलेनियर ससुराल है। अंडर वाटर मिलेनियर ससुराल? पर आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? आप ऊपर उस छोटे से घर में क्यों रहते थे? बहू, दुनिया में हमारे बहुत सारे दुश्मन और बिजनेस राइवल्स हैं। हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए समंदर के नीचे ये गुप्त साम्राज्य बनाया है। दुनिया की नजरों से बचने के लिए ही हम ऊपर बहुत साधारण बनकर रहते हैं, ताकि किसी को कानो कान भनक न लगे। और रही बात राज छुपाने की, तो हम देखना चाहते थे कि हमारे विवान की जान बचाने वाली लड़की का दिल कैसा है। जब तूने शादी के बाद भी अपने गरीब माता पिता की सेवा करने के लिए कचरा साफ करने की शर्त रखी ना बहू, तो हमारा दिल जीत लिया तूने। हमें यकीन हो गया कि तू हमारे इस राज को कभी किसी दुश्मन के हाथ नहीं लगने देगी। और सुनो श्रद्धा, तुम अपने माता पिता की चिंता बिल्कुल मत करो। डैड ने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारे बाबा का इलाज शुरू करवा दिया है, और तुम्हारी माँ और भाई बहनों को एक आलीशान बंगला भी दिलवा दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मुझे आप जैसा परिवार मिला। मैं इस अंडर वाटर ससुराल की मर्यादा और इसके राज को हमेशा अपनी जान से बढ़कर संभालूंगी। अगले दिन सुबह की पहली किरण के साथ श्रद्धा अपने इस जादुई अंडर वाटर महल को देखने निकलती है। उसकी नंद आयुषी उसे पूरा घर घुमाने ले जाती है। भाभी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा नया ससुराल दिखाती हूँ। ये देखो हमारा इटालियन ग्लास से बना बाथरूम। अरे बाप रे आयुषी, इसके नीचे तो इतनी बड़ी शार्क घूम रही है। मुझे तो पैर रखने में भी डर लग रहा है, कहीं ये कांच टूट गया तो। अरे डरो मत श्रद्धा, ये बुलेट प्रूफ और प्रेशर रेजिस्टेंस कांच है, इस पर बम का भी असर नहीं होता। तभी सामने से दो मेटेलिक रोबोट्स हाथों में जूस के गिलास और पोछा लिए गुजरते हैं। वो श्रद्धा को देखकर रुकते हैं और रोबोटिक आवाज में बोलते हैं, नमस्ते छोटी बहू जी, पराग पैलेस में आपका स्वागत है। जूस लीजिए। हे भगवान विवान जी, ये तो बिना इंसान के चलने वाले पुतले हैं। ये खुद ब खुद काम कर रहे हैं। हाँ श्रद्धा, ये हमारे हाईटेक रोबोट्स हैं। इस अंडर वाटर महल की सारी साफ सफाई और भारी काम यही रोबोट संभालते हैं, ताकि ऊपर की दुनिया में हमारा राज बाहर न जाए। हाँ भाभी, ये देखो हमारा अंडर वाटर गार्डन। समुद्र के बीचों बीच हमने ये खास हिस्सा बनाया है। समुद्र के इतने नीचे इतने सुंदर पेड़ पौधे और मौसम के फल, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है आयुषी। महल की सैर करने के बाद श्रद्धा को अपने माता पिता की याद सताने लगती है। वो उदास होकर बैठ जाती है। विवान उसके पास आता है। क्या हुआ श्रद्धा, इतनी उदास क्यों हो? घर पसंद नहीं आया क्या? घर तो स्वर्ग जैसा है विवान जी, पर मुझे अपनी माँ, बाबा और छोटे भाई बहनों की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो नए बंगले में कैसे होंगे, बाबा का इलाज कैसा चल रहा होगा। अरे बस इतनी सी बात, चलो अभी तुम्हें तुम्हारे मायके लेकर चलता हूँ। आयुषी, हेलीकॉप्टर पायलट को बोलो कि तैयार रहे। समंदर के गुप्त द्वार से एक बेहद आधुनिक और हाईटेक हेलीकॉप्टर पानी को चीरता हुआ आसमान में उड़ जाता है। विवान और श्रद्धा हेलीकॉप्टर से सीधे उस आलीशान बंगले के लॉन में उतरते हैं, जो विवान के परिवार ने श्रद्धा के माता पिता को दिया था। श्रद्धा, मेरी बच्ची तो आ गई। माँ, तुम कैसी हो? बाबा कहाँ है? अरे श्रद्धा बेटा, देखो दामाद जी ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज करवाया है। अब मैं इस व्हील चेयर के सहारे खुद चल पा रहा हूँ, और कुछ दिनों में मेरे पैरों पर मैं अपने खड़ा हो जाऊंगा। रोहन और पिंकी का दाखिला भी बड़े स्कूल में हो गया है। विवान जी,
आपने मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। तभी श्रद्धा की पुरानी सहेलियां और कुछ पड़ोसिनें उस बड़े बंगले और हेलीकॉप्टर को देखकर वहां आ जाती हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे श्रद्धा, ये क्या देख रहे हैं हम? तू तो रातों रात करोड़पति बन गई। हमें तो पता ही नहीं था कि तेरा पति इतना अमीर है। और श्रद्धा, हमें भी तो अपना ससुराल दिखा, कहाँ रहती है तू? हमें भी उस आलिशान घर की सैर करा। विवान जी, क्या हम इन्हें? अरे श्रद्धा, तुम अपनी 2 सबसे पक्की और विश्वासपात सहेलियों को हमारे अंडर वाटर महल में ले जा सकती हो, पर याद रहे ये राज सिर्फ उन तक ही रहना चाहिए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगी जो तुमने सिर्फ सपनों में देखी होगी। श्रद्धा अपनी दोनों सहेलियों मीनू और रीता को हेलीकॉप्टर में बिठाती हैं और अपने अंडर वाटर मिलेनियर ससुराल लाती हैं। हेलीकॉप्टर से उतरकर श्रद्धा की सहेलियां जैसे ही अंदर आती हैं, वहां विवान की चुलबुली बहन आयुषी उनका स्वागत करती है और आयुषी श्रद्धा और उसकी दोनों सहेलियों का हाथ पकड़कर उन्हें एक विशाल कांच के व्यूइंग ट्रैक पर ले आती है। आइए आइए भाभी जी, और आपकी सहेलियों का भी हमारे जल महल में स्वागत है। सबसे पहले हमारे समुद्र का बैकग्राउंड देखिए। वो जो ऊपर की तरफ पुरानी वास्तुकला वाला महल दिख रहा है ना, वो हमारे पूर्वजों का ऐतिहासिक जल महल है। और नीचे जो आधुनिक गोलाई लिए इमारतें हैं, वो भैया का नया किंगडम है। रात को जब ऊपर पूरा चांद चमकता है तो पानी के अंदर का नजारा बिल्कुल ऐसा ही जादुई दिखता है। अरे बाप रे श्रद्धा, ये मैं कोई सपना देख रही हूँ। ऊपर नीला आसमान और बड़ा सा चांद और नीचे पानी की लहरों के बीच चमकता हुआ महल। तू सचमुच जलपरी बन गई है। आयुषी उन सबको लेकर आगे बढ़ती है, जहाँ एक आलीशान कांच की बालकनी जैसी जगह है जिसके ठीक नीचे खूबसूरत कोरल रीफ है। रुकिए रुकिए, अभी तो शुरुआत है। ये हमारे महल का कोरल डेक है। इस इमारत की बनावट देखिए भाभी, ऐसा लगता है जैसे पानी में कोई आलीशान क्रूज तैर रहा हो। और जरा नीचे झांके, समुद्र की सबसे खूबसूरत और रंग बिरंगी कोरल्स और ये नन्ही मछलियाँ सीधे हमारे पैरों के नीचे तैर रही हैं। श्रद्धा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। देख, हमारे पैरों के ठीक नीचे से कितनी सुंदर मछलियाँ गुजर रही हैं। ऊपर धरती पर तो लोग ऐसा नजारा देखने के लिए तरसते हैं। तभी खिड़की के पार एक हाई टेक पानी के अंदर चलने वाली पोर्ट कार गुजरती है। भाभी, आपकी सहेलियां तो हैरान हो गई। जरा इन्हें बाहर का ट्रैफिक भी दिखाओ। हमारे यहाँ सड़कों पर नहीं बल्कि समंदर के अंदर ऐसे कांच की सबमरीन कारें चलती हैं। और वो जो बड़े बड़े कांच के गुम्बद दिख रहे हैं, वो हमारे अंडर वाटर किंगडम के अलग अलग अपार्टमेंट्स हैं। विवान जी और उनके लोग तकनीक के मामले में दुनिया से 100 गुना आगे निकल चुके हैं। मीनू, आयुषी सबको महल के अंदरूनी रास्तों पर ले जाती है, जहाँ की सीढ़ियाँ और दीवारें नीले रंग के छोटे मोतियों और सीपियों से सजी हैं। अब जरा हमारे इस जादुई कॉरिडोर से चलिए। इसकी दीवारें और ये सीढ़ियाँ साधारण पत्थरों से नहीं बल्कि समुद्र की चमकीली नीली मोज़ेक टाइल्स, रंग बिरंगी शंखों और असली मोतियों से बनी है। ऊपर छत की तरफ देखिए, वहाँ से समंदर का पानी सीधे लाइट की तरह चमकता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम समुद्र की किसी रहस्यमय गुफा के अंदर चल रहे हैं जो पूरी तरह मोतियों से सजी हो। आयुषी श्रद्धा और सहेलियों को एक बेहद खूबसूरत रॉयल वॉशरूम और रिलैक्सिंग एरिया में ले जाती है। भाभी, जरा अपनी नजरें इस पर डालिए। यह है इस पैलेस का शाही बाथ लाउंज। यहाँ जो बाथ टब है वो किसी प्लास्टिक या फाइबर का नहीं बल्कि समुद्र के एक विशाल सफेद शंख से बना है। इसकी दीवारों पर चांदी जैसी चमक है। अविश्वसनीय आयुषी, एक बड़ा सा सफेद शंख और उसके अंदर पानी का ये छोटा सा कुंड। इसे देखकर तो सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे कोई जल परी यहाँ आकर मजे करती होगी। आखिर में आयुषी सबको मुख्य लिविंग लाउंज में लाती है, जहाँ फर्श के बीचों बीच एक गहरा गोल वाटर पूल है और चारों तरफ गोल व्हाइट सोफे लगे हैं। ये है हमारा फाइनल स्टॉप, द रॉयल लाउंज। इस कमरे के बीच में जो ये गोल पूल देख रही हैं भाभी, ये सीधे नीचे गहरे समुद्र से जुड़ा है। हम सब शाम को यहीं बैठकर बातें करते हैं। बताइए, कैसा लगा विवान भैया का यह आलीशान साम्राज्य और आपका ससुराल? आयुषी, मेरे पास शब्द नहीं है। ये सिर्फ एक घर नहीं, ये तो जन्नत है। मुझे गर्व है कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ। तभी सहेलियां खुशी से श्रद्धा को गले लगा लेती हैं। तभी आयुषी श्रद्धा और उसकी 2 सहेलियों को उसी अंडर वाटर शहर के अंदर बने एक बेहद आधुनिक मॉल में ले जाती हैं, जहां कांच के पार वेल मछलियां तैर रही हैं। श्रद्धा, मैं तो हैरान हो गई। पानी के अंदर ऐसा मॉल जहाँ छत पर असली शार्क घूम रही है और हम यहाँ डायमंड की शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, इस मॉल में तो धरती के बड़े बड़े मिलेनियर भी आने को तरस जाएं। श्रद्धा तो सचमुच रानी जैसी है। तभी विवान के कुछ अमीर रिश्तेदार पैलेस के लिविंग एरिया में कदम रखते हैं। विवान के पापा, ये आपने क्या किया? हम करोड़पति अरबपति लोगों को छोड़कर आप इस बेहद साधारण और गरीब घर की लड़की को इस मिलेनियर साम्राज्य की बहू बना लाए। और तो और ये लड़की अपनी आम सहेलियों को भी यहाँ घुमा रही है।
कहीं ये लालच में आकर हमारे अंडर वाटर किंगडम का पूरा भांडा दुनिया के सामने न फोड़ दे। हमारा ये गुप्त महल अगर दुनिया की नजरों में आ गया तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। आप लोग शांत रहिए। श्रद्धा भले ही एक साधारण परिवार से है, लेकिन उसका दिल इस समंदर की तरह ही बड़ा और साफ है। हमें अपनी बहू पर पूरा भरोसा है, वो कभी हमारा विश्वास नहीं तोड़ेगी। अगले कुछ दिन श्रद्धा खुशी खुशी अपने सनों के ससुराल में रह रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके कमरे की खिड़की के पार समंदर का पानी मटमैला होने लगता है और ऊपर से इंसानों द्वारा फेंका गया कचरा और प्लास्टिक नीचे गिरने लगता है, जिसे देखकर श्रद्धा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। नहीं, ये अन्याय है। ये बेजुबान जीव हमारी इंसानी लालच की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। हमारे घर के आसपास कचरे का ढेर बनता जा रहा है। मैं चुप नहीं बैठ सकती। भाभी, हम क्या कर सकते हैं? भैया भी इस प्रदूषण से परेशान है, पर ऊपर की दुनिया के लोग हमारी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा तो अस्तित्व ही उनके लिए राज है। सुनेंगे आयुषी, उन्हें सुनना पड़ेगा। तुम्हें याद है, शादी से पहले मेरे गांव में सरकार का एक डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया का मुफ्त कोर्स चल रहा था। मैंने वो पूरा कोर्स सीखा है। मुझे पता है कि सोशल मीडिया की ताकत से सरकार और जनता को कैसे जगाया जाता है। पर भाभी, अगर आपने वीडियो डाली तो हमारा अंडर वाटर ससुराल दुनिया के सामने आ जाएगा। हम अपना चेहरा और अपने महल का नाम गुप्त रखेंगे। हम सी डाइविंग मास्क और सूट पहनकर गहरे समंदर में जाएंगे। मैं खुफिया तौर पर एक अज्ञात सोशल मीडिया अकाउंट बनाऊंगी। तुम बस कैमरे से इन मरते हुए जीवों और कचरे के ढेरों की तस्वीरें और वीडियो बनाओ। बाकी मार्केटिंग और उसे वायरल करने का काम मेरी स्किल्स करेंगी। श्रद्धा और आयुषी काम पर लग जाते हैं। आयुषी वीडियो और तस्वीरें निकालती है, श्रद्धा उन्हें पोस्ट करके वायरल करती है। कुछ दिनों बाद श्रद्धा और आयुषी का खुफिया मिशन रंग लाया। मास्क पहनकर समंदर के अंदर बनाई गई उसकी वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। सेव आवर ओशंस का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। इसके बाद श्रद्धा खुद एक रिसर्चर और साधारण नागरिक बनकर सीधे सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलने पहुंची। श्रद्धा जी, इंटरनेट पर इन अज्ञात डाइवर्स ने जो वीडियो डाले हैं, उसने पूरी सरकार को हिलाकर रख दिया है। हमें अंदाजा ही नहीं था कि हमारी जहाजों और फैक्ट्रियों का कचरा समंदर के नीचे इतना बड़ा विनाश कर रहा है। सर, मैंने अपने पर्सनल रिसोर्सेज और रिसर्च से ये डेटा तैयार किया है। समुद्र के इस विशेष हिस्से में लेजर लाइट तकनीक की जांच से पता चला है कि वहाँ हर दिन हजारों समुद्री जीव मर रहे हैं। अगर हमने तुरंत एक्शन नहीं लिया तो हमारा पूरा मरीन इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। आपकी रिसर्च अद्भुत है श्रद्धा जी, लेकिन हमारे पास समंदर की गहराई में जाकर इतनी तेजी से सफाई करने की तकनीक नहीं है। तकनीक की चिंता आप मत कीजिए सर, मेरे पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। हम सरकारी सबमरीन में एडवांस्ड लेजर क्लीनिंग तकनीक इंस्टॉल करेंगे जो पल भर में कचरे को नष्ट और रिसाइकल कर देगी। सरकार और विमान की अंडर वाटर तकनीक ने मिलकर कमाल कर दिया। लेजर सबमरीन्स ने कुछ ही दिनों में समंदर के उस पूरे हिस्से को शीशे की तरह साफ कर दिया। जीव अब पूरी तरह सुरक्षित और हेल्दी थे। कांच के पार अब पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नीला दिख रहा है। मछलियां और कछुए खुशी से तैर रहे हैं। श्रद्धा, आज तुम्हारी वजह से न सिर्फ मेरा ये साम्राज्य बल्कि पूरा समंदर सुरक्षित हो गया है। तुमने अपनी बुद्धिमानी से हमारे राज को भी छुपाए रखा और ऊपर की दुनिया में इस जन्नत को भी बचा लिया। क्यों भाइयों और बहनों, आप लोग कह रहे थे ना कि हम एक साधारण घर की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाए हैं। आज देख लो। बिल्कुल सही कहा। हम तो सोच रहे थे कि हम एक गरीब घर की लड़की को इस मिलेनियर अंडर वाटर ससुराल का ऐशो आराम दे रहे हैं, लेकिन हमारी इस प्यारी बहू ने तो अपनी समझदारी से हमारे इस पूरे अंडर वाटर ससुराल को ही एक नया जीवन दे दिया है। इसे एकदम प्यारा और अनोखा बना दिया है। हमें माफ करना श्रद्धा बहू, हमने तुम्हारे सामर्थ्य को पहचानने में भूल की थी। तुम सचमुच इस जल महल की लक्ष्मी हो। श्रद्धा मुस्कुराकर सबके पैर छूती है। कांच के बाहर से एक बड़ा कछुआ आकर कांच पर अपना सिर सहलाता है। लेकिन दोस्तों, हमारी लापरवाही की वजह से हर दिन न जाने कितने समुद्री जीव मर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि हमें नदियों और समंदर में कचरा फेंकना तुरंत बंद कर देना चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट में बताइए।